मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ शम्स अब्बास कासमी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब इमारात का पिछले 9 सालों में 5 मरतबा दौरा किया है और उनका जो हालिया दौरा हुआ है ये 5वां दौरा था। अब तक यानी भारत के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया है तो वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है और उन्होंने 9 सालों में 5 मरतबा दौरा किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात और हिंदुस्तान के ताल्लुकात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत की तरफ से जो खबर आई है वो ये कि दोनों ममालिक अपनी तिजारती लेन देन के लिए जो करेंसी इस्तेमाल करेंगे तो अपनी करेंसी इस्तेमाल करेंगे इलाका यानी डॉलर में तिजारत नहीं करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत अपनी करेंसी में तिजारत को फरोग देंगे, तिजारत करेंगे, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन दोनों मुल्कों ने 100 अरब डॉलर तक अपनी तिजारत को बढ़ाने का वादा भी किया है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट आया है और इसी हवाले से बातचीत करेंगे डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब के साथ कि भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात में बढ़ते ताल्लुकात का आलमी खारजा पॉलिसी पर क्या असर पड़ सकता है, उसके अलावा अपनी करेंसी में तिजारत करने का मतलब क्या है, डॉलर का कितना नुकसान हो सकता है, अमेरिका के मफाद के खिलाफ कितना ये बड़ा फैसला माना जाएगा। डॉक्टर रहमानी साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो अभी विजिट हुई है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की अमेरिका की सॉरी मुत्तहिदा अरब इमारात की और उन्होंने कहा कि हम और यूएई अपनी करेंसी में तिजारत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वालेकुम मुझे अस्सलाम। मदऊ किया। मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इसे मैं जितना कुछ मेरे इल्म में है, मेरे हिसाब से ये काबिल तारीफ कदम है और इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। हुकूमत हिंद की खारजा पॉलिसी पिछले 1 डेढ़ साल से जिस अंदाज से चल रही है, मैं समझता हूँ उसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। यूएई में जो दुबई है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। सारी दुनिया का माल दुबई में आता है और सारी दुनिया से के लिए दुबई से ही जाता है। तो इस एतबार से दुबई पोर्ट की बहुत अहमियत है आलमी तिजारत और आलमी कारोबार में। और ये वजह है कि अपने मुल्क का कारोबार बढ़ाने के लिए वजीर आजम ने भी ये सोचे समझे बगैर कि वो एक हिंदू राष्ट्र के मुबैना हिंदू राष्ट्र के वजीर आजम हैं, उन्होंने एक मुस्लिम मुल्क से अपने ट्रेड को बढ़ाने में काफी दिलचस्पी तो दिखाई है। आपने भारत को और हिंदू राष्ट्र तस्लीम कर लिया है। नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने कर रखा है ना, वजीर आजम जी। साहब ने, उनकी पार्टी ने किया हुआ है। तो इसलिए मैंने तो अपनी तरफ से तो मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो इसलिए सऊदी अरब से भी उनके ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, यूएई से भी हो रहा है। जाहिर है कि हम भारत के रहने वाले लोग हैं और यहाँ एक मेजॉरिटेरियन जो रिलीजन है वो तो हिंदू धर्म है। और हिंदू धर्म की बेसिक फिलॉसफीज में से एक ये है कि जिससे फायदा हो उसकी भी पूजा की जाए और जिससे नुकसान हो उसकी भी पूजा की जाए। तो ये तो बहुत ही ओल्ड जो रिलीजियस कंसेप्ट है मजाहिब का, जो सबसे पुराना, जब इंसान इब्तदाए आफरीनश में था तब वो उसका यही कॉन्सेप्ट था मजहब का कि आग से उसने उस आग में उसको जलाया तो वो आग की पूजा करने लगा। और उसने सूरज को देखा कि इसकी गर्मी से ठंड से निजात मिलती है तो वो सूरज की पूजा करने लगा। तो इब्तदाई कॉन्सेप्ट तो मज़ाहिब का यही है। तो जो जिससे फायदा हो उसकी भी पूजा और जिससे नुकसान हो उसकी भी पूजा। उस पॉलिसी के तहत यूएई अगर दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है और हम भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी है, सबसे कम उम्र के हमारे सबसे नौजवान मुल्क भी है दुनिया का हम, तो इतनी सारी जो हमारी चीजें हैं इसे हम कहाँ ले जाके बेचेंगे। जाहिर है कि बेचने के लिए हमारी मंडी दुबई है। तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। ये एक बात है, ये इंटरेस्ट है, मुल्क जी का बिल्कुल। इंटरेस्ट है और उसमें जाना। दूसरी बात जो इस वक्त आलमी सतह पर बड़ी तेजी के साथ गश्त कर रही है वो ये है कि मशरिक अपने आप को पहचान के अपने आप को खड़ा कर रहा है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है हमारे जमाने का और इस साल का कम अज कम। ईरान और सऊदी अरब जैसे दो मुहारिब किस्म के ममालिक के माबैन समझौता होना इस खित्ते की इस साल की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके जिसके असरात सिर्फ इन दो ममालिक पे नहीं है
बल्कि पूरे खलीजी ममालिक पर, पूरे अरब वर्ल्ड पर भी है, और खलीज फारस पर भी उसके असरात हैं। और इस दरमियान में चीन का जो रोल है वो भी मानी खेज है, इन मानों में कि रूस और यूक्रेन के माबैन जो जंग है, और फिर जो चीन का स्टेटस है आलमी मार्केट में एक सबसे बड़ा दावेदार और सुपर पावर होने का, इस तरह से अगर देखें तो एशिया दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स बर्रे आजमों में सबसे बड़ा बर्रे आजम है। और न सिर्फ ये कि सबसे बड़ा है, बल्कि देखिए कि 55 से जायद ममालिक एशिया में हैं, चाहे वो मगरबी एशिया हो, वस्ती एशिया हो, या मरकजी एशिया हो, या मशरिक़ बईद हो, सबको मिला के 55 से ज्यादा ममालिक है। और दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन यहाँ रहती है। 60% से ज्यादा सारी दुनिया की आबादी एशिया में रहती है। 33% जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसका मैक्सिमम जो दुनिया का एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो इसी 33% कल्टीवेटेड लैंड पे होता है। आबी रिसोर्सेज, जो पानी के रिसोर्सेज हैं, वो भी एशिया में सबसे ज्यादा हैं। जो जेरे जमीन वसाइल है, मादिनियात है, कोयला है, ये तमाम भी इसी जमीन पर सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में लुक ईस्ट की जो पॉलिसी इस वक्त सारी दुनिया की चल रही है वो बहुत अहम है, और उसी के तहत सऊदी अरब के और ईरान के माबैन मुआहदा हुआ। ऐसे में जो रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो भारत ने अमेरिकी सैंक्शंस को इसीलिए नजरअंदाज किया कि एशिया जो है वो एक दूसरे के करीब आके एक बंद मुट्ठी बन रहा है बतदरीज। तो अगर हम खुद एक एशियाई मुल्क होने के नाते एशिया से अलग तो नहीं जा सकते, मगर यूएस के से हमारा दिल चाहे जितना चाहता हो कि यूएस हमारा दोस्त हो, लेकिन मशरिक में हम रहते हैं और मशरिक से अलग हम नहीं जा सकते। इस सूरत में हमने रूस के साथ भी रुपए के एवज में हमने तेल खरीदा, अमेरिकी सैंक्शंस को नजरअंदाज करते हुए। और इसीलिए अब जो ये मुआहदा हुआ ये बहुत डॉक्टर रमानी साहब, जैसे अपनी करेंसी में तिजारत या लेन देन करने का कितना फायदा होगा इन दोनों मुल्कों को, डॉलर का, अमेरिका का, किस तरह नुकसान होगा, जरा ये समझना चाह रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात इन मानों में है कि अगर हम रुपए में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे माल की कॉस्ट कम आ जाती है। एक जो होता है डॉलर और रुपए के बीच में अभी 85 रुपए 87 रुपए, दूसरे डॉलर ममालिक को ब्लैकमेल करने का एक जरिया बना हुआ है। अमेरिका ने डॉलर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है हमेशा, और उस हथियार के जरिए वो मुल्कों की मईशत को कभी बढ़ाते कभी घटाते। आप देखिए कि कर्नल कज़ाफी का क्या कसूर था। लीबिया में कर्नल कज़ाफी का कसूर सिर्फ इतना था कि लीबिया का तेल उन्होंने कहा कि हम डॉलर के बदले में नहीं बेचेंगे, हम गोल्ड के बदले में बेचेंगे, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि कर्नल कज़ाफी ने डॉलर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, लीबिया को तहस नहस कर दिया गया। इतना बेहतरीन मुल्क और इतने अच्छे रिसोर्सेज, इतना मालदार मुल्क जिसमें किसी को किसी किस्म की कोई जहमत थी ही नहीं, उस मुल्क को बर्बाद करके रेगिस्तान बना दिया कि उन्होंने डॉलर को रिफ्यूज किया था। इवन यूरो, जो बाद में यूरोपियन यूनियन ने अपनी करेंसी चलाई, उस यूरो को बर्बाद कर दिया डॉलर की हेजमनी कायम रखने के लिए। और आज यूरोप के जो छोटे छोटे ममालिक हैं वो इंतहाई किस्म के माशी बहरान का शिकार हैं, सिर्फ इसलिए कि डॉलर की हेजमनी बरकरार रहे। ऐसे में जब सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी तो ईरान ने भी यही किया कि उन्होंने कहा कि हम लोकल करेंसीज में करेंगे। तो इंडिया ने जो ये स्टेप लिया कि हम रूस से तेल रुपए में खरीदेंगे, और यूएई का ट्रेड भी अगर हम रुपए में करते हैं तो हमारा माल जो हम अभी 84 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है इनके साथ में, यूएई के साथ में, ये बढ़ के 100 बिलियन डॉलर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान है। तो हमारा माल बहुत ज्यादा बिकेगा यूएई में, और यूएई के जरिए सारी दुनिया में जाएगा। दूसरे एक बहुत दूरंदेशाना फैसला है, मैं इस फैसले का बेहद मोतरिफ हूं और इसका खैर मकदम करता हूं, इन मानों में कि डॉलर के जरिए डॉलर को हथियार बना के खुद हमारे मुल्क को भी आने वाले वक्तों में ब्लैकमेल किया जा सकता था। जैसे ईरान में सैंक्शंस लगाए गए और डॉलर के उनकी करेंसी को कितना डाउन किया है कि आज एक ईरानी रियाल की कोई कीमत ही नहीं बची है बाजार में, कोई कीमत नहीं है। वो 10 रुपए का जो नोट होता है ना, नहीं रुकी। हमारे यहाँ जो 10 रुपए की वैल्यू है, तो 10 रुपए के वैल्यू का नोट उनके यहाँ 1 लाख का होता है।
जी हाँ, वही तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी ना, तकरीबन जीरो करेंसी कर दिया, लेकिन इसके बिल्कुल। बावजूद उनके मुल्क की प्रोग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, करेंसी के जी, डाउन हो जाने के बावजूद भी। तो कल अभी हमारे यहाँ भी वो ये हरकत कर रहे हैं। अभी रुपए और डॉलर का जो तवाजुन है वो 87 रुपए के आसपास था, अभी फिर 85 रुपया हो गया है। तो आप जिस तेजी से रुपए की कीमत को डाउन कर रहे हैं, और ये उनके अख्तियार में है कि वो रुपए की कीमत को डाउन करें, तो हम अगर रुपए में ट्रेड करते हैं मुख्तलिफ अपने पड़ोसी ममालिक, बल्कि तमाम रीजनल करेंसीज को अपने मुल्क की करेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए, ये उनका हक है। किसी एक करेंसी की हेजमनी और उसकी बालादस्ती सारी दुनिया में आखिर क्यों हो? तो ये डी डॉलराइजेशन का जो ये प्रोसेस है उसका पार्ट बने हैं, और ये बड़ा जुर्रतमंदाना इकदाम मैं इसे समझता हूं कि आसान बात नहीं है कि आप डॉलर को रिफ्यूज करके रुपए के में अपना ट्रेड करें, रूस के साथ भी और आलमी मंडी में भी। अभी ईरान के साथ कोई ऑफिशियल ट्रेड हमारा नहीं हो रहा, लेकिन अनऑफिशियल जो ट्रेड हो रहा है उसमें भी रुपए का इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे बिल्कुल। खुद हमारे करेंसी की अहमियत भी बढ़ती है सारी दुनिया में, कि रुपए को बहैसियत एक कन्वर्टेबल करेंसी के दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो ये हमारे मुल्क के इक्तिसादी तरक्की के लिए एक बहुत ही दानिशमंदाना और दूरंदेश इकदाम है। इसलिए मोदी जी से बहुत सारे इख्तलाफात हैं, और सारे ही इख्तलाफात हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में जो ये स्टेप लिया है इसके दूररस नताइज बरामद होंगे और मुल्क को इससे फायदा होगा। डॉक्टर हमानी साहब, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो एशिया के ममालिक इस वक्त अपनी एक अलग पॉलिसी बना रहे हैं, एक नया मिहाज, तो एशिया को चीन के बगैर नहीं कहा जा सकता। यानी एशिया में इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल चीन बन रहा है, और एशिया का जो पूरा ग्रुप है चीन के बगैर पॉसिबल नहीं। और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो दूसरी तरफ इंडिया अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात निभाता है। तो ये किस तरह पॉसिबल होगा इंडिया के लिए चीन को नजरअंदाज करके अपनी नई ताकत बनाना, या फिर? ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम ये कहते हैं रहे हैं कि अगर हम एशिया में हैं तो एशियाई कुव्वतों को और एशियाई ममालिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन एक बराबर की कुव्वत है, एक बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, एक सुपर पावर है। हम तो चीन के मुकाबले की कुव्वत है। मैं नहीं समझता कि चीन कोई बहुत बड़ा है। जितना ह्यूमन रिसोर्स हमारा है, जिस एतबार से मैंने अर्ज किया, सबसे नौजवान मुल्क है, सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, सबसे बड़ा हम मार्केट है इस वक्त, सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं, दुनिया के हर माल के कंज्यूमर। अभी हम दुनिया के सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम हैं, 145 करोड़ के आसपास हो गए हम, 141.45 बिलियन हो गए हम। तो सबसे बड़ी मार्केट भी हम है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी हम है, सबसे बड़े कंज्यूमर भी हम है। इस हैसियत से हमारी जो प्लेसमेंट है जोग्राफियाई तौर पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीन के साथ हमारा मुकाबला आ रहा है एशिया में हेजमनी कायम करने के लिए। भारत और चीन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, तो लेकिन वो राइवल नहीं हो सकते। राइवल और कॉम्पिटिटर में फर्क है। हम दुश्मन नहीं हो सकते चीन के साथ, हम उनके साथ मुकाबला आराई कर सकते हैं। तरक्की की दौर में हम उनसे आगे निकलने की कोशिश रखने कौन के लिए सुपर पावर तमाम एशिया वसाइल में? रखते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अच्छे रखते हैं, तो अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने जिस सीढ़ी पे पैर रखा, सबसे पहले उसी सीढ़ी पे लात मारी है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसके एग्जाम्पल्स मौजूद है। पूरे वेस्ट एशिया को आज जिस बहरान का शिकार हुआ था वेस्ट एशिया, वो यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से हुआ था। खुद हमारे यहाँ पर भी वो साउथ चाइना सी की जो जंग है, वो तो अमेरिका की जंग है, हमारी जंग नहीं है। लेकिन उस जंग में वो कोशिश करते रहे हैं। 2008 से वो चल रही जो न्यूक्लियर डील हुई थी, तब से लेकर आज 15 साल गुजर गए, वो हमारे कंधे पे बंदूक रख के चीन पे तारना चाहते हैं उस बंदूक को। तो हम भाई अपना कंधा आखिर अमेरिका को किस बुनियाद पर दे? क्या चीज हमारी कम है जिसकी वजह से हम अमेरिका की इन शराइत को कबूल कर लें कि वो लड़ाई अपनी लड़े और कंधा हमारा इस्तेमाल करे? तो इस फॉरेन पॉलिसी की मुखालफत हम हमेशा करते रहे हैं कि हम एशिया में हैं तो एशियाई मुल्कों के साथ हमको एक हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। रादर हम तो ये भी कहते रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है पूल करें हम अपने रिसोर्सेज को। एक जो कॉरिडोर है पाकिस्तान और ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार तक एक
ہم کو اکنامک کوریڈور بنانا چاہیے اور یہ سارے ریسورسز جو دنیا کے بہترین ریسورسز وہ اسی پورے کوریڈور میں ہے اور اس اکنامک زون کو چاہیے کہ وہ چائنا سے کمپیٹ کرے. لیکن بھارت کو کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو امریکہ نے یہ کہہ کے ڈرا رکھا ہے کہ آپ کے چاروں طرف مسلم ممالک چکے رہتے ہیں اس لیے آپ کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. حالانکہ یہ غلط ہے اور یہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ہمارے جو تعلقات بن رہے ہیں پھر پاکستان سے ٹکلش پرابلم ہے جنہیں جب چاہیں گے سالو کرنا پولیٹیکل ول جب بھی ہوگی اور امریکہ سامنے سے ہٹ جائے گا تو ہم پاکستان کے ساتھ بھی اپنے معاملات صحیح کر سکتے ہیں. لیکن اب پورا سعودی پورا گلف اور ایران اور سب تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ادھر چائنا ساتھ کھڑا ہے, تو مسلم ممالک کا یہ گھیرا دوست ہو سکتا ہے دشمن نہیں ہو سکتا, جو کہ امریکہ نے بھارت کو سمجھانے کی کوشش کی. اور یہاں کی جو آر ایس ایس کی لیڈرشپ ہے پرٹیکولرلی جو نان پولیٹیکل ہے ایک دم, وہ سیاسی طور پر میں انہیں سیاسی اندھا کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں. ابھی آپ رام مادھو کے مضامین پڑھے فرانس کے تعلق سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے تو ان کی سیاسی جہالت کا آئینہ دار ہے وہ. تو مسلمانوں کو دشمن سمجھنا انہوں نے اپنے ڈی این اے میں اختیار کر لیا ہے, مسلمانوں کو دشمن سمجھنا. اس لیے وہ مسلم اسلام ممالک کو کو دشمن سمجھتے ہیں, اصل میں ان کو اسلام سے اپنے دھرم کا خطرہ لگتا ہے. اسلام سے تو کسی دھرم کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا. اگر وہ ہوتا تو پچھلے 1500 سال میں اسلام ابھی تک بھی سنگل لارجسٹ دھرم نہیں بنا ہے دنیا میں. ہم ابھی بھی سیکنڈ لارجسٹ وہ پاپولیشن ہندوستان آف کو دی دیکھ کر ورلڈ ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم تھے, پورا پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, اور یہاں اسلام آ گیا, اتنے سارے مسلمان ہو گئے. تو ساری دنیا میں گیا ہے, اس کی اسلام کی اپنی قوت ہے کہ وہ ساری دنیا میں پھیلا ہے. یہ بالکل تو میں کہتا رہا ہوں کہ آپ کو احساس کمتری ہے کہ آپ آج بھی دنیا کی 4th لارجسٹ پاپولیشن ہی بنے ہیں, سیکنڈ یا فرسٹ لارجسٹ نہیں بنے, جبکہ دنیا کا سب سے پرانی دھارمک سنسکرتی آپ ہیں. تو اس میں تو ہمارا کسی کا کوئی قصور ہے نہیں, یہ تو آپ ہی کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. لیکن یہ بالکل. انفیریٹی کمپلیکس ہے. جی اچھا ڈاکٹر حمانی صاحب, میں رپورٹ دیکھ رہا تھا, متحدہ عرب امارات سے بھارت کے رشتے پہلے اچھے نہیں تھے, نہ وزیر اعظم کا دورہ ہوا تھا. 1981 میں اندرا گاندھی نے وہاں کا دورہ کیا تھا, اور اس کے بعد سے ابھی تک یعنی 2014 تک کسی بھی وزیر اعظم نے یو اے ای کا دورہ نہیں کیا. پہلی مرتبہ نریندر مودی نے 15 میں دورہ کیا, اس کے بعد پھر 18 میں, پھر 19 میں, پھر 22 میں, 23 میں, 5 دورے ان کے پورے ہو گئے ہیں. تو پہلے کی حکومتوں نے یو اے ای کو اتنا نظر انداز کیوں کر رکھا تھا؟ دیکھیے جیو پالیٹکس جو ہے وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. ایک بات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر بھارت ان 9 سالوں میں عرب ممالک کے اتنا قریب گیا ہے, اور آپ اگر غور سے دیکھیں تو مصر سے ہمارے ریلیشنز اور کاروبار کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن ریپبلک ڈے پہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کو ہم نے مہمان خصوصی بنایا. سعودی جی عرب کے شاہ کتنی بار آئے تھے اس سے پہلے, جی مشکل سے مطلب 20-25 سال میں ایک بار دورہ ہوا کرتا تھا. لیکن اب حال ہی میں پچھلے سال 2-3 مرتبہ سعودی شاہ بھی ایم بی ایس یہاں آ چکے ہیں. پورے گلف سے ہمارے تعلقات اچھے ہوئے, عمان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں, بحرین سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں, سعودی عرب یو اے ای سے بھی ہے, ٹیونس سے ہے, ہمارے مصر سے ہے, تو ملیشیا سے تھوڑا بہت ہوا تھا, انڈونیشیا سے ہمارے بہت اچھے, بنگلہ دیش سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو سارے مسلم ورلڈ سے ہمارے تعلقات کب اچھے ہوئے ہیں؟ جب جیو پولیٹیکل چینج آیا ہے. آپ اب اس وقت دیکھیے کہ اسرائیل کے ساتھ ان تمام ممالک کے تعلقات کبھی اچھے نہیں تھے جن کے میں نے نام لیا, لیکن جی اب اس وقت ان تمام ممالک کے تعلقات اسرائیل سے بہت اچھے ہیں. اور ابھی حالیہ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیل کی جو اسمال اسکیل انڈسٹری ہے وہ اگر آج زندہ ہے اور چل رہی ہے تو صرف گلف کی وجہ سے چل رہی ہے, کیونکہ ان کا جو اسمال اسکیل انڈسٹری میں بنایا ہوا مال ہے وہ سارا گلف پہ آ رہا ہے اور گلف سے ہی بک رہا ہے. تو جو ان کے ٹریڈ ریلیشنز اور اسٹریٹجک ریلیشن گلف کے ہوئے ہیں, خود سعودی عرب نے ریکگنائز نہ کرنے کے باوجود اسرائیل کو بہت قربت ہے اسرائیل اور سعودی عرب کی. یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے تو اپنے قربت بالکل بربلا ظاہر کی ہے, تمام باضابطہ دوسرے سفارتی مسلم اس رشتہ کے ساتھ قائم کر کر رہے لیا ہیں, یو اے ای نے. وہ رشتے قائم ہیں. تو جیسے جیسے اسرائیل کے رشتے قائم اچھے ہوتے چلے گئے ان ممالک کے ساتھ, آپ دیکھیے اسی اسپیڈ سے ہمارے رشتے بھی ان کے ساتھ قائم ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان رشتوں کی استواری میں اسرائیل کا بھی ایک بڑا رول موجود ہے. خود ہمارے ملک میں اسرائیل کے
बहुत सारी चीजें इसराइल के साथ बहुत मुश्तरक हैं, तिजारत की सतह पर भी, सिक्योरिटी की सतह पर भी, एग्रीकल्चर की सतह पर भी। इसराइल को जितना लिवरेज इस 9 साल में इस सरकार ने दिया है, पहले कभी इसराइल का इतना अमल दखल भारत में नहीं था जितना अब हुआ जी। है। तो इसराइल दरमियान में कहीं है कि ये ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। बहरहाल इसराइल को अगर हम नजरअंदाज कर दें तो खुद भारत के मफाद में ये ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा डॉक्टर रहमानी साहब, ये बात लोगों के लिए समझनी बड़ी मुश्किल हो रही है कि एक तरफ मोदी सरकार भारतीय मुसलमानों से दूरी बना रही है, बीजेपी कई मर्तबा खुलेआम कहती है मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, यानी कभी भी सरकार मुसलमानों को करीब करने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि बार बार ऐसे बयान आते रहते हैं कि मकसद है मुसलमान हमसे दूर हो जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक से, अरब ममालिक से सरकार बड़े अच्छे रिश्ते बना रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अरब ममालिक के रहनुमाओं को भारत में बुला करके ये भी बताने की सरकार कोशिश कर रही है कि मुसलमान भारत में हमसे बहुत खुश हैं, हिंदू और मुसलमान बिल्कुल बराबर हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। पिछले 4-5 दिनों से राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल का दौरा हो रहा है भारत में मुख्तलिफ जगहों का, डॉक्टर अब्दुल करीम अलीसा का। मकसद क्या है सरकार का इसके पीछे? देखिए, जहाँ ये दो दो अलग चीजें हैं। ये जो राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये एक अलग किस्सा है। ये तो इस्तेमाल किया है हमारी सरकार ने राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल को कि अमेरिका में जो हजीमत, जो फजीहत उठानी पड़ी है, उसका जवाब है ये। बहुत साफ है। मैंने पहले भी एक जगह कहा था कि अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के की मौजूदगी में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने सीधे सीधे पूछ लिया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो तशवीशनाक हालात हैं उन्हें ठीक करने के लिए वजीर आजम मोदी क्या कर रहे हैं। और वो एक आलमी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारी दुनिया में लाइव उसका टेलीकास्ट हो रहा था। तो जो बात डिप्लोमेटिक सतह पे अंदर बैठ के होनी चाहिए थी और जो अमेरिका की गवर्नमेंट ने नहीं की, उसको उन्होंने सरेआम कर बीच सड़क पे खड़े होकर करा दिया। उससे भारत की में जो हालात हैं अभी, ये मुसलमानों के जो मजहबी मुनाफरत का जो सिलसिला है, और मुसलमानों से बढ़ के वो अब ईसाइयों तक भी चला गया। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है मणिपुर का जो ईसाइयों मामला के है। साथ हो रहा है। तो माइनॉरिटीज के नाम पर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर सारी दुनिया तशवीशनाक नजरों से देख रही है। और वो सवाल जो वहां हुआ, तो उस सवाल का जवाब तो वजीर आजम वहां दे नहीं पाए। वही पुराना HMV का पुराना जो रिकॉर्ड है, इस मास्टर वॉइस का रिकॉर्ड आता था ना काले रंग का, सुई अटक जाती थी उसकी, तो अटकी हुई सुई पे वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये HMV की सुई है जो अटक गई है रिकॉर्ड पे। वो हर जगह वो बोल देते हैं, हर जगह वो जुमला फिट कर देते हैं, उससे दुनिया मुतमईन नहीं होती है। जी। इसलिए उस दाग को धोने के लिए ये निरमा पाउडर जो है सऊदी अरब से यहाँ बुलवाया गया है, जो जिसे जो है राब्ता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी, और वो यहाँ पर गुडी 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 करते रहे और बहुत ही खामोश तरीके से उन्होंने मखसूस मीटिंग्स कुछ जगहों पर की हैं। आज शायद वो चले गए होंगे। कल आपको याद होगा एक जमाने में अरब से कोई अब इमाम हरम आ गए तो बड़ा उधम हो, बड़ा जोश लोगों में होता था। लोग गाड़ियों के टायर तक चूमते थे, उनके कुर्ते पकड़ के खींचते थे, क्या क्या सब होता था एक जमाने में। लेकिन वो जोश अब नहीं है। अब हाँ। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल पिछले साल खुतबा हज भी इन्होंने दिया। इतनी अहमियत इनकी होने के बावजूद यहाँ वो जोश इस बार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। बल्कि खुद जहाँ एक पब्लिक प्रोग्राम उनका हुआ, वहां इंडिया भी इस्लामिक सेंटर से क्रिटिसिज्म चल रहा बहुत हुआ। जामा मस्जिद में भी वो उनकी तकरीर को और उनके खुतबे को लोगों ने कोई बहुत जोश के साथ, बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एक्सरसाइज थी कि अमेरिका में जो फजीहत हुई है उसको किसी सूरत धो ले कि बहुत बैलेंस्ड है इंडिया का मुसलमान, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुए। ये तो एक पार्ट है। दूसरी बात ये, जो आप फरमा रहे थे कि यहाँ पर इनका कुछ रोल अलग होता है, अंदर मुल्क के बाहर मुसलमानों मुल्कों में दूसरा रोल जी। होता है। तो इनको मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। RSS एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको प्रॉब्लम इस्लाम से है। जी। इनकी सारी दिक्कत इस्लाम से है। आप RSS के आइडियोलॉग को सुनेंगे तो वो आपको डायरेक्ट इस्लाम और कुरान हकीम को हिट करता हुआ दिखाई देगा, वो मुसलमानों को हिट करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब चूंकि इस्लाम के मानने वाले मुसलमान है, इसलिए मुसलमान भी उसमें हिट होते हैं। तो इन जहां कहीं भी इस्लामोफोबिक कंट्रीज होंगी या जहां कहीं भी इस्लामोफोबिक ब्लॉक दुनिया में बनेगा, वहां RSS की शिरकत लाजमी है।
اور پچھلے 75 سال میں اسلاموفوبک ایکٹیویٹیز میں RSS نے اپنا رول پلے کیا ہے، اور آج بھی وہ اسی گروپ کے ساتھ کھڑا ہے جہاں پر اسلام کے خلاف جو مذاہب اور جو تنظیمیں اور جو ادارے اور جو ممالک اکٹھا ہو رہے ہیں، لامبند ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، اسی بلاک میں RSS کھڑا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ ریزن ہے کہ وہ اسرائیل کے حق میں ہمیشہ یہاں پہ رہا ہے اور فلسطین کی مخالفت کرتا رہا ہے، اور آج وہ چونکہ سرکار میں آ گئے یہاں، تو وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو جتنا زیادہ بدنام کیا جا سکے تو مسلمانوں کے نام کو لے کر اسلام کو بدنام کرتے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ دشمنی اسلام سے ہے اور اسلام ایک بہترین دین ہے، تو پھر آپ اس دین پر عمل کر کے اس کو دھونے کی، اس داغ کو دھونے کی کوشش کریں تو آپ زیادہ کامیاب ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنقید چاہے جتنی کریں، اخلاقی سطح پر اور دینی سطح پر ہم خود اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 90% اسلام کو ہم لوگ نظر انداز کر چکے ہیں۔ یہ ایک بڑا ریزن ہے موجودہ حالات کا۔ تو اگر ہم اسلام پر عمل کرنا شروع کریں ٹھیک طریقے سے تو ہم مقابلے میں کامیابی کے امکانات ہمارے بہت بڑھ جائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہم بات چیت کر رہے تھے متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان بڑھتے رشتے پر، کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 9 سالوں میں 5 مرتبہ کسی بھارتی پرائم منسٹر نے UAE کا دورہ کیا ہے۔ حالانکہ بھارت کی ایک بڑی آبادی UAE میں رہتی ہے، وہاں ملازمت میں ہیں یا جاب میں ہیں، بزنس میں ہیں، بڑے بڑے وہاں کے جو ملینر ہیں وہ بھی بھارتیہ ہیں، اور کئی بھارتی بزنس مین کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو ایک اچھی پہل ہے، اور ڈاکٹر رحمانی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ UAE اور بھارت نے جو اپنی کرنسی میں لین دین کا فیصلہ کیا ہے بہت اہم ہے، کیونکہ امریکہ کا جو پورے علاقے پر اپنا قبضہ ہے، ڈالر کی پالیسی ہے اور دوسرے ملکوں کے دبانے کی جو سیاست ہے، تو اسی وجہ سے ہوتی ہے معاشی طور پر کمزور کر کے رکھنا۔ تو ایک بہتر فیصلہ کیا ہے UAE اور متحدہ عرب امارات نے، اور عرب ملکوں سے تعلقات میں اگر بھارت کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی اس خطہ کے لیے، ایشیا کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کو باہر کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ اور آپ دیکھیں گے تو پچھلے حالیہ دنوں میں سعودی عرب نے بھی اور عرب کے کئی ملکوں نے بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ امریکہ سے رشتے انہوں نے کچھ کم کیے ہیں، روس سے رشتے بڑھائے ہیں، چائنا سے رشتے بڑھائے۔ خود سعودی عرب نے کئی معاملوں میں سعودی عرب کے جو کوشش تھی یا ان کی جو خواہش تھی اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے روس کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا، تیل کی پیداوار کا معاملہ ہو یا دوسرے سارے ایشوز ہو۔ تو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ شاید عرب ممالک نے بھی اپنی خارجہ پالیسی کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور امریکی بلاک سے اب وہ نکل رہے ہیں۔ آپ کو ہماری بات چیت کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، بیمار ہونے کے باوجود آپ آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔